सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के कई अहम सवाल उठाए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक मामले में दरअसल ये तक कह दिया कि अगर माता पिता आईएएस हैं, अच्छी खासी नौकरी में हैं, तो आरक्षण क्यों चाहिए। दरअसल जस्टिस बीवी नागरत्ना का ये कहना था कि अगर कोई आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर मजबूत है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण क्यों चाहिए, जबकि क्रीमी लेयर की व्यवस्था भी है। और इतने वर्ष गुजर गए जब आरक्षण देश में लागू हुआ, उसके बाद से अब तक शायद आरक्षण के जो समीक्षा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही जायज हैं और इस पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस मसले पर सरकार को भी गौर करना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी और अभिषेक राय साथ में हैं। ज्ञानंद जी और अभिषेक जी, मेरा आपसे पहला सवाल ही यही है कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हमें जरा बताएं। हालांकि आज़ादी से पहले कास्ट के आधार पे समाज में क्लासिफिकेशन अंग्रेज़ों ने की थी, बट जब हमारा संविधान बन रहा था तो अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन के तर्ज पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं किया गया, क्योंकि जो आधार था रिजर्वेशन का वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस था कि हिस्टोरिकली उनके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन जो क्रीमी लेयर का जो हम आधार देखते हैं आज, वो भी नहीं था और उसके आधार पे उनको दिया गया ताकि वो समाज के मेन स्ट्रीम में आ पाएँ। और उसके बाद उसमें इसीलिए रिव्यू का प्रोविज़न दिया गया कि हर एक कुछ दिनों के बाद, डिकेड्स के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा कि क्या रिज़र्वेशन के का फ़ायदा उठाकर अब और भी रिज़र्वेशन का ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, आरक्षण अंग्रेज़ों ने अपने समय में कई क्लासिफिकेशन वगैरह कर रखा था कास्ट के आधार पर, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई डिबेट भी हुए और हिस्टोरिकल इनजस्टिस बेसिक ग्राउंड बनाया गया जिसके बेसिस पर एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें कि ऐसा रिजर्वेशन अगर मिलेगा तो सोशली और इकोनॉमिकली वो प्रॉस्पर करेंगे एंड दे विल बी ट्रीटेड एट पार विथ अदर कास्ट। सब्सिक्वेंटली आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को यूज़ किया गया। आर्टिकल 15 का अमेंडमेंट हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस आई, दो वो सेटिसाइड हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जेनेसिस वहीं से हुआ। एससी एसटी के बाद ओबीसी आरक्षण देश में कब लागू किया गया और इसके पीछे की क्या वजह थी? 1990s में जो बीपी मंडल की रिपोर्ट जो कि पहले आ चुकी थी, उसके आधार पे ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया। लेकिन उससे भी पहले जो हमारे संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनको तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन दी गई थी, उसको कोर्ट ने गलत ठहराया था। तो फिर बाद में आर्टिकल 15 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान डाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई। लेकिन नौकरी में 90s में बीपी मंडल जी के रिपोर्ट को लागू करते हुए आर्टिकल 16 में, जो कि पहले से उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी ने डाला था, बट उस समय डिबेट में भी कन्फ्यूज़न हुआ था कि ये अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या होंगे, क्योंकि वो कास्ट के आधार पे नहीं था। तो सब्सिक्वेंटली जब हमारे पहले लॉ मिनिस्टर हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि क्लासेस जो संविधान में रेफरेंस क्लास की गई है वो और कुछ नहीं, कास्ट है। लेकिन
जब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसमें रिजर्वेशन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सोनी केस में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लास शब्द पे गौर फरमाया, और चूँकि कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन दी गई थी बैकवर्ड क्लास कास्ट्स को इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंजीनियरिंग के द्वारा जो बैकवर्ड कास्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें से क्रीमी लेयर हटाने की बात कही, और सबसे पहले इसी से क्रीमी लेयर की उत्पत्ति हुई कि अगर ये इन चंद कास्ट जो कि ओबीसी में आते थे उनसे अगर क्रीमी लेयर हटा दिया जाए तो वो कास्ट क्लास बन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लास, और इसी से जाति पे आधारित ओबीसी रिजर्वेशन हमारे देश में आ गया। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली आज जो है एक फुल सर्कल रिजर्वेशन ले चुका है। एक इकोनॉमिकली EWS एक कैटेगरी आ गई है जिसमें कि रेसिडोरी कास्ट, जो कास्ट ओबीसी में आते हैं उनके अलावा जितने भी कास्ट हैं वो EWS में आते हैं, और वो इकोनॉमिक आधार पे उन क्लासेस में, उन कास्ट्स में जो ओबीसी में नहीं आते उनसे जो अगर ओबीसी के तर्ज पे देखा जाए तो उनसे क्रीमी लेयर को हटा दिया गया और EWS की सिस्टम का रिजर्वेशन लागू हुआ। और आज हम देखेंगे तो 100% सिटीजन्स जो है रिजर्वेशन में कवर्ड है। एक SC है, ST है, साथ में OBC है। OBC में जो कास्ट नहीं आते हैं वो EWS में कवर होते हैं। तो लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, और अभी जस्टिस नागरत्ना ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही अहम है। इससे पहले जस्टिस नारीमन ने एक फ़ैसले में कहा था कि हमें अब रिज़र्वेशन को रीलुक करना पड़ेगा और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हमें फिर से देखना होगा, क्योंकि अगर इसको सही प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो संविधान सभा ने भी यही सोचा था कि इनको कुछ दिन पे रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन का आधार ही है सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक तौर पे वो क्लास ऊपर हो रहा हो। क्या आज ये ऊपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी स्टडी के लिए कई बार डिबेट में सामने बातें आती हैं, और कई हद तक ये देखा जाए तो इसमें एक डिबेट की ज़रूरत है। जो जस्टिस नागरत्ना ने अभी इशू रेज़ किया है वो OBC का रिजर्वेशन का था, जिसमें कि इनकम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, पेरेंट्स, उनकी इनकम बहुत हाई थी और उनको OBC में क्रीमी लेयर मानकर रिजर्वेशन डिनाई हुआ। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया है। उसमें एक अहम कड़ी जो बिंदु, जो आर्ग्यूमेंट है जिसके कारण ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, इसलिए कि अभी जो क्रीमी लेयर का आइडेंटिफिकेशन है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट सारे बार्ड नहीं हैं। उसमें जो ग्रुप A, ग्रुप B अगर पेरेंट्स है तो उनको बार किया जाता था, और अब उनका ये कहना है कि सैलरी अगर किसी क्लर्क को भी ज़्यादा मिल रही है तो उसे सैलरी के आधार पे क्रीमी लेयर घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आधार पे वो पिछड़ा ही रहता है। देखिए, कई स्टडीज़ हुई, फिर बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट थी, 1990 में ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन लागू किया गया था, और उसमें कई प्रावधान भी थे जो SC ST में नहीं थे। क्रीमी लेयर का प्रावधान उसके अंदर था, और एक सर्टेन इनकम क्राइटेरिया बना दिया गया। दो परफेक्ट नहीं था पर वर्केबल सोल्यूशन था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी दिक्कतें आने लगी लोगों को। OBC के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, तो आखिर SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या कभी इस पहलू पर सरकार की ओर से गौर किया गया? देखिए, SC ST का जो आधार था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही वो रिजर्वेशन आया, और वो आधार हिस्टोरिकल इनजस्टिस था कि हमने पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनके साथ इनजस्टिस हुई है उनके कास्ट के कारण, और उस इनजस्टिस के लिए हमने
उस पूरे तबके को, एक जो सामाजिक तौर पे नीचे थे उनको दिया। उनके पास अगर पैसे भी होते थे फिर भी वो समाज में उनके साथ बहिष्कार होता था, उनको कई चीज़ें में पाबंदियां थी। उनके लिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस को के लिए उनको दिया गया, इसीलिए वो ब्लैंकेट था, उसमें कोई भी क्रीमी लेयर नहीं था। जहाँ तक ओबीसी है, ओबीसी मैंने आप जब पढ़ेंगे संविधान में अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो कास्ट नहीं है। तो कोई भी और आप आर्टिकल 15 और 16 भी पढ़ेंगे तो कास्ट के आधार पर डिस्टिंक्शन करना या कोई भी चीज़ करना मना है, वो बार्ड है। तो यहाँ पे कास्ट को क्लास में बदलने के लिए उसमें से ऊपरी सतह जो होती है, जो ऊपर के लोग हैं उसे क्रीमी लेयर कहते हैं, जो तो उनको जो जिनकी कमाई ज़्यादा है एक पैमाने से, तो उनको हमने हटा दिया तो सारे एक तबके में आ गए, इसलिए वो क्लास हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी में कहा था कि कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लास, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने कास्ट तो ज़रूर ले लिया, उसमें से जब क्रीमी लेयर हटा दिया तो सारे एक समान हो गए और एक क्लास बन गया। इसी आधार पे हमने क्रीमी लेयर की उत्पत्ति हुई है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द्वारा। देखिए, जिस समय SC/ST का रिजर्वेशन दिया गया उस समय लोगों ने क्रीमी लेयर को कंसीव नहीं किया, लेकिन अब 75-76 साल हो गए, इसके बाद भी ये बहुत ही आवश्यक है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान SC/ST रिजर्वेशन में भी किया जाए। और अब सोशली बैकवर्ड तो कोई भी कास्ट नहीं रह गया, जो कि अब उसको क्लास आप कह रहे हैं, लेकिन कोई भी कास्ट अब सोशली बैकवर्ड नहीं है, SC/ST भी सोशली बैकवर्ड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। अगर कोई SC/ST, बेशक उन्हें सरकारी नौकरी मिली हो न मिली हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला हो न मिला हो, अगर तो वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो चुके हैं, अंडर दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस उनको सोशली कोई भी सोशल डिसएडवांटेज आज की तारीख में तो नहीं है। आरक्षण की समीक्षा नहीं किए जाने के पीछे क्या वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है? आखिर क्या वजह है कि निर्धारित वर्षों में जो व्यवस्था की गई है आरक्षण की समीक्षा के लिए, उसका अनुपालन नहीं किया जाता, या फिर किया जाता है तो कोई नतीजा नहीं निकलता? आरक्षण की समीक्षा नहीं किए जाने के पीछे सिर्फ वोट बैंक की ही राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हैं कि समाज के वो तबके जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, और बिकॉज वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं इसीलिए सोशली बैकवर्ड भी उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे हालात में जिनको एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है, चाहे वो बेशक किसी भी लेवल का हो, IAS हो, IPS हो, या एक सरकारी प्यून भी हो, या किसी भी तरह का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी तरीके का बेनिफिट मिल चुका है और एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग और एक बेसिक क्राइटेरिया से ऊपर है, उनको रिजर्वेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके कारण जो जेन्युइन लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनके लिए ये पूरा प्रोग्राम और ये स्कीम कंसीव किया गया था, वो वंचित होते हैं। बेसिकली उनके अधिकारों का हनन होता है और सरकार जिस पर्पस के लिए रिजर्वेशन लाई थी वो पर्पस अपने आप में ही डिफीट हो जाता है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसमें लीगैलिटी तो अगर देखेंगे तो इसमें लीगैलिटी भी है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, और इसके लिए मानना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ही की जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें ये आड़े आता है। क्योंकि हालांकि जब बेसिक्स देखा जाए, जो आधार है रिजर्वेशन का, समाज में उत्थान करना, अगर हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेम ही लोग बार बार रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो फिर जो बैकवर्डनेस है वो दूर नहीं हो रहा है। और जो उन्हीं बैकवर्ड्स में भी जो रिजर्वेशन ले रहे हैं सेम ही ले रहे हैं, इसलिए रिव्यू की ज़रूरत है। जस्टिस नारीमन ने भी कहा था
और आज अभी जस्टिस नागरत्ना ने भी यही सवाल उठाए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की ओर से जो टिप्पणी की गई ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसके पीछे के जो निहितार्थ हैं उसको आप क्या समझते हैं और किस तरह से इसका अगर कोई मायने निकाला जाए तो वो क्या होगा? देखिए, जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी बहुत ही अहम है। ये हमारे संविधान के कोर को टच करता है। जो सोशल जस्टिस है उसके मायने क्या हैं, और क्या सोशल जस्टिस सिर्फ रिजर्वेशन से देने से होता है, या उसका कोई औचित्य है या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है। जो सवाल जस्टिस नागरत्ना ने उठाए हैं वो यही है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है किस पर्पस से दिया गया है, क्या वो पर्पस सर्व होगा। अगर आईएएस के बच्चे ही रिजर्वेशन लेते रह गए तो क्या जिनको देखकर और जिस तबके पे नज़र रखकर रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी, अफर्मेटिव एक्शन की जो बात कही गई थी, क्या उन तक बेनिफिट पहुंचेगा? अगर हम रिजर्वेशन को रिव्यू नहीं करेंगे, पॉलिसी को रिव्यू नहीं करेंगे, हमारी जो क्राइटेरिया है, जो रिजर्वेशन जो हमने आज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किया है, क्या यही एक तरीका है अफर्मेटिव एक्शन का? अगर है तो इतने सालों से क्यों आज जो है हमने एससी, एसटी से शुरू किया था और आज ईडब्ल्यूएस तक आ गए हैं? तो इसका ये मतलब है कि समाज में जो सोशल हायरार्की है या सोशल जो गैप है, जो सोशली जो अब तबके से नीचे हैं, कुछ लोग ऊपर हैं, ये और बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इसको सही मायने में देखें तो रिजर्वेशन जो एससी, एसटी से शुरू हुआ आज पूरे आज पूरे हिंदुस्तान में एवरी सिटीजन रिजर्वेशन में कवर्ड है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आ गया है। ईडब्ल्यूएस में जो ओबीसी नहीं थे वो कवर्ड हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो नहीं है वो एससी या एसटी हैं। तो आज के डेट में 100% रिजर्वेशन आ गया है। तो मेरा ये कहना है जस्टिस नागरत्ना ने सही समय पे डिबेट की बात, सही समय पे ऑब्जर्वेशन दिया है। ये एक हमें डिबेट की तरफ ले जाता है कि क्या हमने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी है, क्या इससे हमारा जो सोशल जो ऊपर नीचे जो हमारे समाज में जो असमानता है सोशली, वो क्या दूर हो रही है और बढ़ता जा रहा है? तो एक होड़ लगी है बैकवर्डनेस की, रादर देन रिजर्वेशन से बैकवर्डनेस ख़त्म होनी चाहिए। तो एक बैकवर्डनेस की होड़ लगी है, सभी बैकवर्ड बनना चाह रहे। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है और इस पर डिबेट की ज़रूरत है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की टिप्पणी बहुत ही सटीक है और बिल्कुल जो चीज़ें हैं जो कई सालों से उजागर थी, पहले भी कई लोगों ने इन पर बात उठाई, लेकिन अब चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए हो या बी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके वोट की राजनीति में वो जैसे कंसीव कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस पेंडोरास बॉक्स को छेड़ना उचित नहीं समझा। इट इज़ अ पेंडोरास बॉक्स, एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे ही कंसीव करती हैं रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के मुद्दे को या रिजर्वेशन के मुद्दे को। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई वेल ऑफ आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी किसी के लिए भी, इफ ही इज फेथफुल टू देम, then there are substantially much higher number of people who are not well off, and if the benefit, अगर benefit उन्हें आप दे रहे हैं, people who are not well off, then under that circumstances overall political party को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी कारण हो, कारण भी बड़ा सिंपल ही है कि ये पेंडोरास बॉक्स कोई खोलना नहीं चाहता है। अगर राजनेता आरक्षण की समीक्षा के नियम पर कुंडली मारकर बैठे हैं तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सरकार को इस मामले में याद दिलाता? क्योंकि जो व्यवस्था है उसको सुप्रीम कोर्ट इतना तो याद दिला सकता है कि जो आरक्षण है उसकी समीक्षा 10 साल में एक बार की जानी है।
और की जानी चाहिए? देखिए 10 साल में समीक्षा के नियम की याद दिलाना अब बहुत पुरानी बात हो गई। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे अधिकार हैं। एक नहीं कई इस तरह के केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर क्रीमी लेयर के पूरे सिस्टम को रिवैम्प कर सकती थी और इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट किस कंसिडरेशंस पे नहीं कर रही है, नहीं करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन और डेटा की कमी है, वो गवर्नमेंट से सीख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है सरकार को कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके हमें दीजिए। हमें देखना है कि किस क्लास को कितनी बेनिफिट हुई। बेसिकली क्लास बोलने का शब्द है तो ये कास्ट ही। किस कास्ट को कितना बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन सिस्टम से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सक्षम है ये करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, ये तो बेहतर सुप्रीम कोर्ट के केसेस में या जजेस वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कोई भी रोक नहीं है, बिल्कुल ले सकती है। और यही नहीं, लेने की काफ़ी आवश्यकता है। समाज में बहुत कंटेम्प्ट है इस चीज़ों को लेकर। समाज में काफ़ी लोग विक्षुब्ध हैं कि जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गई, उन्हीं लोगों के, उन्हीं परिवार के लोगों को बार बार रिजर्वेशन मिलती है। आप कभी भी किसी भी टाइमलाइन को कभी नहीं मीट कर पाइएगा कि 10 साल के लिए पहले देते हैं या 20 साल के लिए देते हैं, क्योंकि आप कभी भी इन चीज़ों की समीक्षा ही नहीं करते हैं। कई लोगों ने इसमें मेरिट का इशू उठाया। मैंने कहा इसमें मेरिट की भी बात नहीं है। सवाल यह है कि चलिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई आपको मेरिट की आवश्यकता नहीं में होती है। ये एग्जीक्यूटिव वर्क है जो आपको फॉलो करना होता है, कमांड डिक्टेट सब फॉलो करना होता है। सब चीज़ों के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बने होते हैं। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अगर आप समीक्षा नहीं करेंगे तो वही एक छोटा क्लास, एक कास्ट में से आपने एक छोटा क्लास निकाल लिया, उसी क्लास को बार बार आप रिजर्वेशन देते चले जा रहे हैं। देखिए 10 साल की जो समीक्षा है वो होती रहती है, हालांकि वो ऑन पेपर है। और सुप्रीम कोर्ट जो हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं होगी समीक्षा तो बेशक लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आज के डेट पे अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कुछ नहीं कर सकती। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी पे कोई गहन स्टडी हो और हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, इससे मेरिट सफ़र कर रहा है, हमारे राइट्स एज सिटीजन्स, हमारे बच्चों के राइट्स आर्टिकल 19, 21, 14 अगर सफ़र कर रहा है, जो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं और हमारे और उनके बीच अगर जो डिफरेंसिया है वो नहीं दिख रहा है, फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ऐसे केस में हमारे भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हमारे मीन्स मेरे ये कहना है कि आई एम टॉकिंग इन अ जेनेरिक सेंस कि समाज के सभी वर्गों का राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। तो दोनों ही तबके में अगर सही रीजनेबल डिफरेंशिया नहीं है और हम डिवाइड नहीं कर सक रहे हैं, दो लोग अगर सिमिलरली प्लेस्ड हैं, एक को रिजर्वेशन मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो ये मौलिक जो फंडामेंटल राइट है उसके आघात है। और इसके आधार पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, इससे हमारे राइट्स कैसे जा रहे हैं और जो पॉलिसी है किस तरह से इनइक्वालिटी की तरफ ले जा रहा है या इनइक्वालिटी नहीं हटा रहा है। तो ऐसे में समीक्षा कोर्ट कर सकती है। हाँ, इसके लिए कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए जो कि वैलिड ग्राउंड्स हो, रिसर्च हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप कर सकता है। आरक्षण को लेकर आप सरकार से एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण पे एक जो है नेशनल लेवल डिबेट होनी चाहिए और इसे हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए।
और क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो असमानता जो है हमारे समाज में, उसको दूर करने के लिए होनी चाहिए, न कि लोग अपने आप को बैकवर्ड दिखाने की होड़ में लग जाते हैं। लोग अपने कास्ट को बैकवर्ड साबित करते हैं या लोग अपने आप को EWS भी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है कि यहाँ बैकवर्डनेस की होड़ लगी हुई है। देखिए, ये तो बड़ी मुश्किल है। मैं सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से, दोनों से एक ही बात कह सकता हूँ, चाहे या तो सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करे और उसके बाद पूरी तरह से ये सिस्टम को रिवैम्प करे, ये देख ले कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन्हें बेनिफिट मिल चुका है, उनको फर्दर बेनिफिट ना मिले, और जिन्हें बेनिफिट नहीं मिला है रिजर्वेशन सिर्फ उनके लिए लिमिट हो। एक बेसलाइन बनाए जिसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी IAS बना है या कोई आदमी IPS बना है या ग्रुप A सर्विसेज में है या ग्रुप B सर्विसेज में है। आज से 1000 साल तक भी आप सारे इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड जिन्हें आप कहते हैं, उनको IAS और IPS आप नहीं बना पाएंगे, उतने सीट्स नहीं है। सवाल यह है, क्या आपने उसे एक बेसलाइन के ऊपर ले आए, चाहे रिजर्वेशन के कारण कोई आदमी प्यून भी बना, कांस्टेबल भी बना, वो भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाना चाहिए। सवाल यहां पर आकर रुकता है कि आपने जब वो बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट को अवेल किया, अब जो दूसरे हैं उसमें उनके लिए लाइए, उनको दीजिए। जब एक बारी ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, आप ये सारी चीजें कर लिए, फिर बैठकर आप समीक्षा कीजिए और वक्त के लिए रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं। मान लीजिए समाज में कोई कांस्टेबल लेवल तक ही आया है और कुछ समाज के लोग कलेक्टर बनकर बैठे हैं, तो आप ये देखिए कि क्या रिजर्वेशन अब देनी चाहिए जो कांस्टेबल है उन्हें। अभी तो आप इस लेवल पर हैं कि एक आदमी नीचे जो गरीब है, रिक्शा वाला है, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और बेनिफिट मिल रहा है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ये बेनिफिट ले लिया है, उन्हीं के बच्चे वगैरह सारे रिजर्वेशन लेते हैं। जस्टिस BV नागरत्ना की टिप्पणी ने बहुत ही अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में आरक्षण की व्यवस्था से बहुतेरों को लाभ तो मिला है, लेकिन जो लाभ ले चुके हैं उनके पीछे जो लोग हैं, क्या वो लाभ के हकदार हैं या फिर नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। और मैं आपको अभी इस मसले पर यही बता रहा था अपने विधि विशेषज्ञों के साथ में कि इस अहम सवाल पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।